बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर गलतियां लोगों से होती हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाद में जो चूँकि लाइव रहेगा, कई घंटों तक रहता है, इसको बाद आप देख करके लिख लीजिए जो है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन्स पे। विटामिन्स विटामिन्स की खोज किसने किया, यह शुरुआत करेंगे। तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में वैज्ञानिक लूनिन ने किया। जबकि विटामिन शब्द जो है, ये शब्द जो है वैज्ञानिक फंक के द्वारा दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने किया, तो उसका आंसर होगा लूनिन। विटामिन शब्द किसने दिया, फंक। लेकिन बहुत सारे एग्जामों में ऐसे भी क्वेश्चन आए विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो वहाँ आंसर फंक लगाया गया। तो विज्ञान में कई जगह ऐसा है, जीव विज्ञान में जो वैज्ञानिक शब्द देते हैं उन्हें खोजकर्ता भी मान लिया जाता है। जैसे कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। और सेल शब्द को किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। तो इस आधार पर अगर जैसे आ गया विटामिन की खोज किसने किया, दोनों ऑप्शन है लूनिन, फंक, मैकुलन और हॉपकिंस, तो उस कंडीशन में लूनिन लगाएंगे। अगर लूनिन ऑप्शन नहीं है तब हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, फंक। तो विटामिन की खोज किसने किया, लूनिन। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया, फंक। विटामिन शब्द में क्या बताया गया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, वीटा। बीटा का मतलब होता है लाइफ, और एमाइन, एमाइन का मतलब होता है नेसेसरी या इसेंशियल। इसेंशियल आवश्यक, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, विटामिन्स। जिनकी खोज किसने किया, वैज्ञानिक लूनिन ने। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया, फंक। तो हमने बता दिया अगर विटामिन का खोज करता पूछा जाए तो लूनिन ही लगाएंगे। अगर लूनिन ऑप्शन नहीं है किसी कंडीशन में तो आंसर क्या लगा दिया जाएगा, फंक। फिर विटामिन कैसे पोषक तत्व होते हैं, तो विटामिन जो है ये कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं और कार्य कैसे करते हैं, तो विटामिन का कार्य होता है ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय का मतलब शरीर के अंदर जितनी जैविक क्रियाएं हो रही, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, इन समस्त जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में विटामिन और खनिज का भी योगदान होता है। इसीलिए कार्य के आधार पर विटामिन को उपापचयी नियंत्रक के नाम से जाना जाता है। उपापचयी नियंत्रक यानी मेटाबॉलिक कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। मेटाबॉलिक कंट्रोलर। तो विटामिन क्या होते, तो आपने बताया कि कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जिसकी खोज किसने किया, लूनिन। और ये विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया, फंक के द्वारा। विटामिन शब्द का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब लाइफ है, एमाइन का मतलब इसेंशियल, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, विटामिन। और विटामिन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी शरीर के अंदर जितनी जैविक क्रियाएं हो रही समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य विटामिन करते हैं। फिर विटामिन की जब कमी होती है, विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं
उन्हें अपूर्णता रोग कहा जाता है। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को अपूर्णता रोग के नाम से जाना जाता है, यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस, अपूर्णता रोग। इतना क्लियर हुआ? ये तो इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय विटामिन का। ये अक्सर क्वेश्चन आते रहे, विटामिन की खोज किसने किया? लूनिन। अगर लूनिन ऑप्शन नहीं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? फंक। चूंकि विटामिन शब्द को किसने दिया? फंक। जो ये पढ़ा जा रहा है बीटा और एमाइन, ये शब्द जो है फंक के द्वारा ही दिया गया। फिर विटामिन कैसे पोषक तत्व होते हैं? तो आपने बताया कि कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो आपने बताया कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य विटामिन और खनिज करते हैं। इसी आधार पर विटामिन और खनिज दोनों को उपापचयी नियंत्रक के नाम से जाना जाता है। फिर विटामिन की जब कमी होती है तो विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीजेज, यानी अपूर्णता रोग। फिर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार की बात किया जाए तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार बताए जाते हैं। पहला है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? सब लोग जानते हो, ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन जो वसा में घुलनशील है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, बी और सी, जिसमें विटामिन बी के समूह को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। किस नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न विटामिनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे B1 है, B2 है, B5, B6, B7, B9, B12 वगैरह, इस प्रकार से। तो ये विटामिन के प्रकार, यानी घुलनशीलता के आधार पर ये विटामिन ऐसे जो वसा में घुल जाते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, और ये ऐसे विटामिन बी और सी जो जल में घुल जाते हैं लेकिन जो है वसा में नहीं घुलते। जैसे नींबू में कौन सी विटामिन होती? सी। अब नींबू के रस को पानी में आप डालिए तो घुल जाता है, यानी उसमें जो विटामिन हो किस में घुलनशील है। वही नींबू के रस को आप तेल में डालिए तो नहीं घुलेगा। तेल सब क्या है? तेल ये वसा के विकल्प हैं आपके। तो यानी ये वसा में नहीं घुलेंगे दोनों, लेकिन ये घुल जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जिसमें विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्न विटामिनों का अध्ययन करते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 भी है, B5, B6, B7, B9, B12, B11, बहुत सारे विटामिन इसमें। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम डिटेल में पढ़ाते हैं फिर इसमें। इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, जो है आपको कहीं मिलेगा नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे साइंस में, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, मैटर भी देंगे आपको। जहाँ भी आप साइंस जो लोग पढ़े हैं वो तो मान लीजिए पढ़े, उनका रिवीजन हो रहा है, और जो लोग नहीं पढ़े उन्हें बहुत मज़ा आएगा आगे जो है। अभी हम सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे, एकदम आपको एकदम हूबहू आपके अंदर डाल देंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और समझ में कैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन, जो भी चैप्टर हैं।
तो जीएस में फिजियोलॉजी और इधर आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिजीजेज इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसको जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं फिर जो है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, लगातार गुड मॉर्निंग न भेजिए, स्क्रीनशॉट लें और पढ़ाई पे ध्यान दें जो है। ओके। से हाय, इसी में पहली विटामिन हम लोग पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन्स। तो वसा में घुलनशील अभी आपने बताया 4 विटामिन है, ए, डी, ई और के। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम भी पूछता है, सभी विटामिनों को बताया जाएगा। तो ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। चूँकि इस विटामिन की कमी से रेटिना प्रभावित, जो रोग होता है उसमें रेटिना प्रभावित होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रेटिनॉल। क्या नाम रखा गया, रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी की बात किया जाए तो इस विटामिन की कमी से बीमारियों की बात किया जाए तो जब विटामिन ए की कमी होती तो इसकी कमी से जो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और जीरोप्थैल्मिया रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया जैसी बीमारियां हो जाती। अब रतौंधी रोग में जो है आँख की रेटिना प्रभावित होती है। यानी इस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आँख की रेटिना। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये ऑर्गन प्रभावित सबसे आंतरिक, यानी आँख की सबसे आंतरिक पटल क्या होती है, रेटिना। हम प्रकाश पढ़ाएंगे फिजिक्स में, वहाँ आँख के बारे में बताएंगे आपको। तो यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें रतौंधी रोग में जो है आँख की रेटिना प्रभावित होती है और जीरोप्थैल्मिया रोग में आँख की कार्निया प्रभावित होती है। कार्निया, कार्निया क्या है इसके बारे में, वायु पटल ऊपर का श्वेत मंडल होता है सफ़ेद वाला भाग, इसी को कार्निया कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नेत्रदान के समय आँख के किस भाग का दान किया जाता है। तो जब नेत्र का दान किया जाता है तो आँख के किस भाग का दान करते, कार्निया का। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताया गया, रेटिनॉल। और इस विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें रतौंधी रोग में आँख की रेटिना प्रभावित होती है और जीरोप्थैल्मिया रोग में आँख की कार्निया। फिर यहाँ से क्वेश्चन मिला कि नेत्रदान के समय आँख के किस भाग का दान करते, तो कार्निया। चूँकि कार्निया की बात कर दी गई तो पूरी आँख उसमें आ जाती है आपके। अब आइए आगे डिटेल देखते हैं। यानी रतौंधी रोग में आँख की रेटिना प्रभावित होती है। और रेटिना है क्या, तो आपने बताया कि रेटिना आँख की सबसे आंतरिक पटल होती है, सबसे अंदर वाली परत या पटल होती है, जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी आँख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपने बताया कि रेटिना पर। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर।
तो रेटिना को आंख की सबसे आंतरिक पटल माना जाता है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, रियल होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा। यानी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। फिर इसी रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं बच्चों, जिन्हें क्रमशः अंध बिंदु, जैसे एनडीए सीडीएस वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, एसआई वगैरह में जो है, सीजीएल वगैरह में, अंध बिंदु और पीत बिंदु। ध्यान से सुनिए, ऐसी साइंस आप पढ़ेंगे नहीं, जनरल साइंस है, नॉलेज तो बहुत होगा आप लोगों को, लेकिन जो है कैसे पढ़ा जाए, उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, इसकी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे। केवल ध्यान से सुनते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में देख करके आप इसको जो है लिख लीजिएगा। तो हमने बताया कि रेटिना ये आँख की सबसे आंतरिक पटल होती है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। फिर इसी रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, जैसे मान लो रेटिना है, ये अंध बिंदु है, ये पीत बिंदु है। तो इस अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रकाशिक किरणें आती इस ऑप्टिक नर्व से टकरा के ब्रेन में चली जाती। यानी अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन नहीं होता है। जबकि पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट की बात किया जाए तो पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रकाशिक किरणें आती टकरा करके वापस लौटती। यानी पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन होता है। अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन नहीं होता। फिर इसी पीत बिंदु पर जो है दो प्रकार की रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। तो रंगा कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जिन्हें क्रमशः रॉड्स यानी सलाखा और कोन्स कहा जाता है। शंकु, रॉड मीन्स छड़ या सलाखे होता है, कोन तो जानते हो, मैथ में पढ़े होंगे, शंकु होता है। यानी इसी पीत बिंदु पर दो प्रकार की रंगा कणिकाएं पाई जाती, पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्रमशः रॉड्स और कोन्स कहते हैं। अब रॉड्स का कार्य क्या है? तो रॉड्स की कोशिकाएं, इनमें रेडाप्सिन पदार्थ होता है, इनका कार्य होता है कम प्रकाश में देखने में सहायता करना। यानी रॉड्स की कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? कम प्रकाश में देखने में सहायता करना। और शंकु की कोशिकाओं की बात किया जाए, इनका कार्य होता है तेज प्रकाश में देखने के साथ साथ रंगों की पहचान में सहायता करना। यानी रंगों की पहचान कहाँ से करते हैं हम लोग? शंकु की कोशिकाओं से। जैसे एक प्रैक्टिकल भी बता दे रहे हैं, आप देखे होंगे, इमेजिनरी अक्सर करते हैं हम लोग। जैसे तेज धूप में आप थे, अचानक कमरे के अंदर जाते हैं तो कुछ देर तक आपको अंधेरा दिखता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ देर बाद दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? चूंकि जब आप प्रकाश में थे तो कहाँ से देख रहे थे? शंकु की कोशिकाओं से। और अचानक कमरे के अंदर गए तो कहाँ की कोशिकाओं से देखना शुरू किए? तो कोशिकाओं का नेचर बदलने में कुछ समय लग जाता है, समझे ना? तो ऐसा इसलिए होता है, यानी जब तेज प्रकाश से हम लोग जो है किसी कमरे या अंधकार वाले स्थान पहुंचते तो वहाँ कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न यही है कि कोशिकाओं का नेचर बदलता है। जब तेज प्रकाश में होते तो हम लोग शंकु की कोशिकाओं से देखते हैं, जैसे ही कम प्रकाश में जाते सलाखा की कोशिकाएं सक्रिय होती तो कोशिकाओं को सक्रिय होने में कुछ समय लग जाता है कि नहीं? तो यानी कम प्रकाश में देखने में सहायता करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती? सलाखा की, जिसके अंदर क्या होता है? रेडाप्सिन पदार्थ पाया जाता है। और शंकु की कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? कौन कहते हैं? आयोडाप्सिन पदार्थ होता है। इनका कार्य होता है तेज प्रकाश में देखने के साथ साथ रंगों की पहचान में सहायता करना। जैसे तेज धूप में निकले तो कहाँ से देखते हैं? यहाँ की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती। अब रंगों की बात किया जाए, यहाँ कलर्स की बात किया जाए, तो जैसे आपकी आँख के कोन्स यानी शंकु में 3 रंगों के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं होती। कौन कौन से? लाल यानी प्राइमरी कलर, लाल हरा नीला।
तो रंगों की पहचान हम लोग कहाँ से करते हैं? शंकु की कोशिकाओं से। जब शंकु की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन किसी भी कारण से प्रभावित हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है प्राथमिक रंग में स्पष्ट अंतर करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी को कहा जाता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? वर्णांधता। अब वर्णांधता चूंकि जीन, ये विटामिन ए की कमी से नहीं हो रहा है, ये जीन के प्रभावित होने से होता है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। तो आपने बताया कि जब शंकु की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन किसी भी कारण से प्रभावित हो जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति में प्राथमिक रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी को कहा जाता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अब वर्णांधता क्या है? चूंकि जीन के प्रभावित होने से हो रहा है, तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। भाई जीन के प्रभावित होने, जीन का मतलब ही होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट करना। तो जब जीन प्रभावित हो जाएंगे तो प्राथमिक रंगों में आप स्पष्ट अंतर नहीं कर पाएंगे, तो ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, आप में रहेगा, आपकी संतानों में जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है प्राथमिक रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आए, बता दें। जैसे अक्सर सामान्य क्वेश्चन बनता है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है, तो आंसर देगा लाल, हरा, पीला, नीला, काला, जो भी ऐसे दे, तो लाल हरा वहाँ आंसर ज़्यादा मिलता है। जबकि प्राथमिक तीनों रंग, लाल, हरा, नीला, तीनों रंग प्रभावित होते हैं। चूंकि वर्तमान समय में वर्णांधता की बात किया जाए तो लाल और हरे रंगों में पाई जाती है, इसीलिए वर्णांधता को लाल हरा अंधापन रोग या इसे डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्णांधता को किस नाम से जानते हैं? डाल्टोनिज्म। ये भी आया था नेट में क्वेश्चन। तो डाल्टोनिज्म के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? वर्णांधता। वर्णांधता कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है? तो लाल, हरा और नीला। जैसे आ गया एसएससी सीजीएल ने पूछा भी क्वेश्चन कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है। अब किताबों में लिख दिया गया वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है। ऑप्शन उसने दे दिया लाल रंग में, हरे रंग में, नीले रंग में, सभी में। आप कहोगे साला किताब में तुम लाल ही हरा पढ़े थे, यहाँ तीनों दे दिया। तो उस कंडीशन में उपरोक्त सभी होगा। अगर नीला नहीं तब आप लाल और हरा चूज करेंगे, वहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन देता है जो। तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है प्राथमिक रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। वर्तमान समय में वर्णांधता जो है दो ही रंगों में पाई जाती है, लाल और हरे रंग। इसीलिए वर्णांधता को लाल हरा अंधापन रोग भी कहते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। कई क्वेश्चन यहाँ हमने बता दिए, इसको देख लो तो आगे और डिटेल करें थोड़ा। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम पूछता है तो क्या होगा? रेटिनॉल। फिर इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां बताई गई? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? रेटिना। जबकि जीरोप्थेल्मिया रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कार्निया। यहाँ से क्वेश्चन हमने निकाला कि नेत्रदान के समय आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो आपने बताया कि कार्निया का किया जाता है। फिर रेटिना की बात आई, तो रेटिना क्या है? ये आँख की सबसे आंतरिक पटल होती, अंदर वाली परत होती है और इसी रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो भी आप देखते हो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। अब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपने बताया कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। फिर इसी रेटिना पर कितने प्रकार के स्पॉट यानी बिंदु होते हैं? तो दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः अंध तथा पीत बिंदु कहा जाता है, ब्लाइंड एंड येलो स्पॉट बोलते हैं। अंध बिंदु, इसका नाम ही रखा गया, यानी इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन नहीं होता है। तो यानी अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन नहीं होता है। जबकि पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से प्रकाशिक किरणों का परावर्तन होता है। फिर इसी पीत बिंदु पर दो प्रकार की रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः रॉड्स यानी सलाखा और कोन यानी शंकु कहा जाता है। अब रॉड की कोशिकाएं क्या करती हैं?
तो राड की कोशिकाओं के अंदर रडाप्सिन पदार्थ पाया जाता है। इनका कार्य होता है कम प्रकाश में, जहाँ प्रकाश कम होता है सक्रिय हो जाती, देखने में सहायता करती। तो जब आपके अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो रडाप्सिन पदार्थ प्रभावित होता है, जिससे कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। इसी को नाम दिया गया रतौंधी। क्या नाम दिया गया? तो रतौंधी में राड्स की कोशिकाएं प्रभावित होती। शंकु की कोशिकाओं का कार्य आपने बताया कि तेज प्रकाश में देखने के साथ साथ रंगों की पहचान, यानी दो कार्य हो गए, तेज प्रकाश में देखने में सहायता करना और दूसरा रंगों की पहचान में सहायता करना। फिर यहीं पे जब शंकु की कोशिकाओं के जीन्स प्रभावित हो जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति में जो है प्राथमिक रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी को कहा जाता है वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता क्या है? चूंकि जीन के प्रभावित होने से हो रहा, तो इसका मतलब ये आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आनुवांशिक का मतलब ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, यानी आप में तो आपकी संतानों में होगा, आपकी संतानों से आगे आगे जाएगा अगली जनरेशन में। तो वर्णांता एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है किन रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है? तो आपने बताया कि प्राथमिक रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। लेकिन वर्तमान समय में जो वर्णांता पाई जाती है केवल लाल और हरे रंग में होती है। इसलिए वर्णांता को लाल हरा अंधापन रोग, यानी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो डाल्टोनिज्म के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? वर्णांता को। वर्णांता कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? प्राथमिक रंगों। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। फिर जो है इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लो तो आगे बताएं इसको, और फिर थोड़ा स्रोत की चर्चा किया जाए। समझ में आ रहा तो इसको आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब आगे बढ़ाइए भाई चैनल को, जो है और लड़के देखे फ़ायदा उठाएं। अपने जो परिचितों को आप लोग बता नहीं रहे, चुपचाप पढ़ते चले जा रहे हैं। सबको सूचित करें, जो है सबके पास तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग फ़ायदा पाएं इसका। जो रेड ग्रीन तो है ही, इसीलिए उसका नाम ही रेड ग्रीन। ज्योति गुप्ता जी पूछ रहे हैं रेड ग्रीन, यानी तीनों प्राथमिक सीजीएल का क्वेश्चन है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता? तो लाल, हरा, नीला तीनों होगा। जो ले लिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पेज आगे पीछे का भी तो ऑप्शन है ना, वो इसमें नहीं किया? अच्छा हाँ, आइए। अब विटामिन ए हम लोग पढ़ रहे थे। विटामिन ए में आपने बताया कि आँख की रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु होते हैं, अंध और पीत। पीत बिंदु पर दो प्रकार की रंगा कणिकाएं हमने बताया, रॉड्स और कोन। अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ एक दो बातें बाहर से बता दे रहे हैं। उल्लू के बारे में जानते हैं? उल्लू जो है रात में स्पष्ट देख लेता है जैसे हम लोग दिन में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आँख में पाई जाने वाली रॉड्स की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। जो है यही रीज़न है। जो विटामिन ए के स्रोत की बात किया जाए और दूसरे नाम की बात किया जाए तो कार्य के आधार पे इस विटामिन को जो है एंटी इन्फेक्शनल, कई बार क्वेश्चन आया है, एंटी इन्फेक्शनल यानी संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से ए को जानते हैं। अक्सर लोग इसमें विटामिन सी लगा के चले जाते हैं, कई बार ये प्रश्न आया है। तो यानी संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन ए को। फिर इस विटामिन का संचयन कहाँ पे होता है? तो विटामिन ए का संचयन मनुष्य के लीवर में होता है, यकृत में। ये भी कई बार प्रश्न आया है, लेखपाल वगैरह में, अमीन वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है। जो तो यानी किस विटामिन का संचयन मनुष्य के लीवर में होता है? तो विटामिन ए का। और कार्य के आधार पर इसे किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है?
गाजर। गाजर और शकरकंद ये दोनों विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद पके आम, पपीता, सेब, पालक। स्रोत पर ध्यान देना, इसके स्रोत कई बार पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। जैसे दे देता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, अब वहाँ गाजर नहीं लिखा, उसने लिख लिया पके आम, पपीता, सेब और पालक। आप कहोगे पालक, पपीता और सेब होना चाहिए इसका आंसर, तो इसलिए सिस्टम से लिखिएगा। ये सब आए हुए प्रश्न आप सिस्टम से ही लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा गाजर शकरकंद में लगभग बराबर, फिर पके आम, फिर पपीता, सेब, पालक। कॉड लीवर ऑयल मछली के यकृत का तेल होता है, इसमें भी विटामिन ए और डी दोनों, डी सबसे ज़्यादा होती है। कॉड लीवर ऑयल, गोल्डन राइस, ये तो ये सब विटामिन ए के अच्छे स्रोत। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? गाजर को। और इसके अतिरिक्त ये विटामिन शकरकंद है, पके आम, पपीता, सेब, पालक, इन सब से प्राप्त की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब विटामिन डी बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला विटामिन डी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब वसा में घुलनशील अगले विटामिन है आपकी डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बताया गया? कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन की कमी की बात किया जाए तो जब इस विटामिन की कमी होती तो इसकी कमी से जो है बच्चों में सूखा रोग हो जाता। सुने होंगे रिकेट्स का नाम, सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता? सूखा रोग यानी रिकेट्स। और इसी विटामिन की कमी से जो है वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो अस्थि मृदुता भी बोलते हैं इसी को, या ऑस्टियोमलेशिया। ये तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता? तो आपने बताया कि रिकेट्स, सूखा रोग। और इसी विटामिन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। इन रोगों में शरीर की अस्थियां यानी हड्डियां प्रभावित होती। क्या प्रभावित होती? अस्थियां, दोनों में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बताया गया? कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। तो यानी जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती। जैसे हाथ पैर की हड्डियों में दर्द होता है तो विटामिन डी की जांच कराई जाती है, तभी क्लियर होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। अगर विटामिन डी की कमी है तो यानी कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज की कमी हो गई। तो यानी इस विटामिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता? तो आपने बताया कि सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं।
और इसी विटामिन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता। फिर स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। जब सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा के द्वारा जो है किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? डी का। यानी त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश स्किन पर पड़ता है तो स्किन के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। तो यानी विटामिन डी का निर्माण किस अंग के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आता है। तो किस अंग के द्वारा होता है? त्वचा यानी स्किन के द्वारा होता है। फिर जो है कार्य के आधार पे इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है, जैसे भी पढ़ाएंगे आपको, पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन में यहाँ पे गले में होती, थायराइड की सतह से जुड़ी होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन निकलता है और पैराथ हार्मोन की अल्प और अतिश्रावण से जो बीमारियाँ होती, जैसे अल्पश्रावण से बच्चों में वहाँ पढ़ेंगे टिटैनी, और जो है अतिश्रावण से वयस्कों में वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ाया जाएगा। तो उन बीमारियों के लक्षण जो है इन बीमारियों से मिलते हैं। तो इसी आधार पे इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आए कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती, तो उसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी। तो यानी हार्मोनल विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी को। और सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं। तो स्रोत के आधार पर भी एक क्वेश्चन आता है कि सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? तो सनशाइन विटामिन के नाम से डी को ही जाना जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ता तो त्वचा के द्वारा जो है इस विटामिन का निर्माण किया जाता है। फिर कार्य के आधार पर एक नाम और दिया जाता है, इसमें एक्सेप्शन भी है बड़ा ज़्यादा, यानी ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? तो ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यानी जब इसकी कमी होती तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती, वही ब्रेकर हो गया। और कमी ना होती है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होती, इसी को मेकर कहते हैं। तो यानी ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से किसे जानते? तो उसका भी आंसर क्या होगा आपका? डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपने क्या बताया? कैल्सीफेरॉल होता है। और इस विटामिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया यानी अस्थि मृदुता। और इन दोनों रोगों में शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? तो आपने बताया कि अस्थियां प्रभावित होती हैं। फिर विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य का प्रकाश। और स्रोत के आधार पर इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर जब सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ता तो त्वचा के द्वारा विटामिन बनाई जाती है। यानी विटामिन डी का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। इसके बाद कार्य के आधार पर इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी हार्मोन की तरह विटामिन कार्य करती है। तो हार्मोन की तरह करने का मतलब अभी हमने बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड से जो पैराथ हार्मोन निकलता है उसके अल्प और अतिश्रावण से जो बीमारियां होती हैं उनके लक्षण इन बीमारियों से लगभग मिलते हैं। तो इसी आधार पर इस विटामिन को विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? हार्मोनल विटामिन। फिर कार्य के आधार पर इसे ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेकर का मतलब होता है अवरोधक और मेकर का मतलब होता है बनाने वाला। तो अगर इसकी कमी हो गई तो हड्डियां, मतलब सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया दोनों में हड्डियां क्या हो जाती? टेढ़ी हो जाती। ऑस्टियोमलेशिया लगभग रीढ़ की हड्डी अंदर झुक जाती और इसमें हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती। अगर इसकी कमी ना हो तो ये प्रोटीन के साथ मिलकर के शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करती, इसलिए इसको मेकर विटामिन भी कहते हैं। तो ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? डी को। फिर स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, अगर स्रोत देखें आप तो इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसके बाद कॉड लीवर ऑयल, बहुत अच्छा स्रोत है अभी कॉड लीवर ऑयल। यहाँ से रेलवे वगैरह में एक दो बार प्रश्न आए हैं, जैसे
पूछ लेता है कि कॉड लीवर ऑयल में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है। आप कहोगे हम विटामिन ए में भी पढ़ के आ रहे हैं, डी में भी पढ़ के आ रहे हैं, उचित आंसर क्या होगा इसका? तो कॉड लीवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होती है, उसके बाद ए होती है। होती दोनों विटामिन है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है? डी। इसके बाद जो है सूखे मेवा, काजू बादाम जो भी आप लेते हैं, दूध, अंडा, ये सब विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। तो ये विटामिन डी के बारे में हमने सामान्य परिचय आपको दिया, जो लगभग जो जनरल एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो सारे मिल जाएंगे आपके। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जो एक तो रासायनिक नाम ही उसका पूछता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, या कौन सी विटामिन कैल्शियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। फिर बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बच्चों वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से, ये सब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम बताते हैं इसी क्रम में। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ने लिखिए, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जो नोट करते चलिए। ओके, अमित यादव जी हो गया सर, ठीक ठीक। सब लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भाई चैनल को, सब नातेदार रिश्तेदार समझे, जितने इत्र मित्र हो सबके पास भेजिए, कहीं भी कोई साइंस पढ़ता हो जो, जिससे अधिक से अधिक लोग फायदा पा सकें इससे। आइए आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब विटामिन ई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग। आइए, विटामिन ई वसा में घुलनशील 4 विटामिन हमने बताया, ए, डी, ई और के। तो अब ई के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन ई, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, टोकोफेराल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब कार्य के आधार पे इसे एक नाम दिया जाता है, कार्य के ही आधार पे इस विटामिन को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो ई को। यानी त्वचा के रंग का जो निर्धारण होता है डिपेंड करता है मेलानिन कणिकाओं पर। यानी आपकी त्वचा में मेलानिन कणिकाओं की संख्या अधिक है तो आप सांवले या काले होंगे, और अगर इसकी मेलानिन कणिकाओं की संख्या कम है तो आप जो गोरे होंगे। तो विटामिन ई क्या करती है? त्वचा में पाई जाने वाली मेलानिन कणिकाओं को नियंत्रित करने में सहायक होती है, यानी त्वचा के रंग को साफ करती है। तो जितनी मार्केट में आप अच्छी क्रीम देखते हो, जैसे वीको या फेयर एंड लवली जो भी आप यूज़ करते हैं, तो उन सभी विटामिनों के कंटेंट्स में लिखा रहता है विटामिन ई युक्त। अगर ध्यान दें आप जो है, तो इसका मतलब जितनी क्रीम है जैसे आप लगाते हो लगातार अच्छे से, तो कुछ दिन में आपका चेहरा साफ हो जाता है। क्योंकि जब लगाते हैं आप तो धीरे धीरे मेलानिन कणिकाओं को क्या करती है? कम कर देती है। जब कम कर देंगे त्वचा का रंग साफ हो जाएगा, और लगाना बंद कर देंगे जो है, गाँव वाँव चले गए 2-4 दिन के लिए, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं आप। तो यानी जितनी भी अच्छी क्रीम है उन सब के कंटेंट्स में किस विटामिन को डाला जाता है? ई को। आज आप देखिएगा जाके। तो इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से यानी सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। फिर कार्य के आधार पर इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे जो है प्रजनन रोधी, प्रजनन रोधी विटामिन यानी एंटी स्टरलिटी, एंटी स्टरलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अर्थात जब इस विटामिन की कमी होती है तो इसकी डेफिशिएंसी से, जब इस विटामिन की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई,
तो इसकी कमी से जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती, अर्थात पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं और स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। पुरुष जो है नपुंसक और स्त्रियां जो है बांझ हो जाती। इसीलिए इस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब विटामिन ई की कमी होती तो इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती। इसका मतलब ये विटामिन प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, इसीलिए इस विटामिन को प्रजनन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से चूंकि बहुत सारे प्रश्न नहीं आते तो हाँ, तो इस पे हम स्रोत बता दे रहे हैं। विटामिन ई के स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन ई का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है अंकुरित अनाज, यानी अंकुरित अनाज विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अंकुरित चना वगैरह जो भी आप लेते हैं। इसके बाद सूखे मेवा, लेकिन इसके पहले अंडे की जर्दी। अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी को विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा स्रोत। आया हुआ क्वेश्चन भी है। इसके बाद सूखे मेवा, काजू बादाम जो भी आप यूज़ करते हैं, अंडा, पूरा अंडा भी है, मछली, दूध, तो ये सब जो है विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। तो हमने सामान्य एकदम जनरल जानकारी आपको दिया कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है और इस विटामिन को कार्य के आधार पर किस नाम से जाना जाता है, ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो हमने बताया कि त्वचा में पाई जाने वाली मेलानिन कणिकाओं को नियंत्रित करती, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। फिर इसी विटामिन को कार्य के आधार पर प्रजनन रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, चूँकि ये विटामिन प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, स्टेरिलिटी पावर को बढ़ाती है, इसलिए इसको जो है प्रजनन रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। जब इस विटामिन की कमी होती तो प्रजनन क्षमता क्या हो जाती, कम हो जाती, यानी पुरुष नपुंसक हो जाते, स्त्रियां बांझ हो जाती। फिर स्रोत की बात किया जाए तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी, ये सबसे अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद तो सभी कॉमन विटामिन हैं। तो आज हम लोग जो है यहीं पर रोकेंगे। विटामिन ई तक समझ में आया सब लोग? कम से कमेंट्स में बता दिया करो आया कि नहीं आया जो है, ठीक। और इसको आगे से आगे बढ़ाइए। आप सभी जितने मित्र सबको बताइए कि क्लास शुरू हो गई साइंस की, और कंटिन्यू 8 से 9 चलेगी। अब जो है विटामिन पढ़ाएंगे, अभी एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, उसकी चर्चा हम कल करेंगे जो है। इसके बाद हम सिस्टम पढ़ाएंगे, और सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आएगा, शायद ही कभी आप पढ़े हों। तो जो भी नए लड़के हैं वो ज़रूर ध्यान दें, नोट्स अपने पास रखिए आप जो है, और नोट्स के हिसाब से जो है लिख करके उसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाद में फिर आप समय निकाल के स्क्रीनशॉट को देख करके अपने नोट्स पर उसको ऐड कर लीजिए। तो धन्यवाद सभी को जो है, मिलते हैं कल।